आम चुनाव होने जा रहा है, लोकसभा चुनाव। ऐसे में सीए भी लागू किया कर दिया गया है। आपको लगता है, पहले बताइए, क्या किसके पक्ष में हवा चल रही, मोदी या राहुल गांधी? पिछले 10 साल से देश में एक ही तरफ हवा चल रही है, वो भाजपा है और भाजपा की लीडरशिप है नरेंद्र मोदी के हाथ में। तो अभी के हालात से लगता है कि अगले 5 साल भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते दिख रहे हैं। सीए का जहाँ तक सवाल है तो मुझे ऐसा लगता है कि सीए पास हुआ 2019 में, एक मास प्रोटेस्ट देखने को मिला शाहीन बाग और देश के अलग अलग हिस्सों में। फिर सरकार ने इस पर कोई क्लियरिटी नहीं दी कि वो सीए के साथ साथ एनआरसी को कंबाइन करके लागू करेंगे कि नहीं। इस पे जब थोड़ा सा मामला ममता बनर्जी और साउथ की कुछ पार्टीज़ की तरफ से आया तो एनआरसी को इन लोगों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। और सीए, क्योंकि एनआरसी के साथ मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि वो जोड़ के लागू होगा, तो सीए ठंडे बस्ते में डाल दिया 5 साल के लिए। अभी क्योंकि इलेक्शन है तो कल उसको नोटिफाई किया है रात में, तो इसका सबसे पहला रिएक्शन ममता बनर्जी की तरफ से आना था और वो नेचुरल था, क्योंकि वो बॉर्डर स्टेट है, वहाँ खूब सारी आबादी है, वो मुस्लिम आबादी है, तो उसके वोट की वजह से उनको रिएक्शन ऐसा देना ही था। और साउथ से भी रिएक्शन आना है क्योंकि वहाँ भी अच्छी खासी आबादी मुस्लिम्स की है। और ऑपोजिशन का वैसे भी ये काम बनता है कि वो उन्हें अगर कोई आइडिया पसंद नहीं आएगा तो उस पर बात कर लें। क्या 400 पार का जो नारा दिया है मोदी जी ने, वो उसका द्वार पश्चिम बंगाल से खुलता है क्या? वहाँ से हिंदू मुसलमान करके वोटों को लाया जाएगा? क्या लग रहा है बीजेपी लाएगी? 400 पार को लेके मेरा मानना है 400 पार नहीं होगा, पर अकेले दम पे जैसे 2 बार पिछली बार सरकार बनाई थी वैसे ही सरकार बना लेगी आसानी से। पर 400 पार नहीं हो पाएगा क्योंकि कुछ स्टेट्स हैं जहां उनको नुकसान होता दिखेगा। बंगाल में इस बार वो पिछली बार की तरह 18 सीटें नहीं जीतेंगे। इसके अलावा कुछ एक स्टेट्स में हो सकता है एमपी या राजस्थान में कुछ सीटें कम हों, गुजरात में 1-2-3 सीटें कम हो जाएं। जो पहले आउट ऑफ पूरा का पूरा क्लीन स्वीप किया था कई स्टेट्स में, वो नहीं होगा। जैसे कि हिमाचल में इस बार ये एक लाभ बीजेपी को नहीं मिलेगा पश्चिम बंगाल में? नहीं मिलेगा, क्योंकि सीए का अनाउंसमेंट इन लोगों ने 2019 के इलेक्शन से पहले ही कर दिया था। अगर मिलना होता तो उसका जो पीक था वो पहले देख चुके हैं। उसके बाद असेंबली इलेक्शन हो गए थे बंगाल में, वहाँ उसका कोई फ़ायदा बीजेपी को नहीं हुआ था। तो जहाँ हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है और ख़ासकर हिंदी बेल्ट बंगाल की है, उन सीटों पे बीजेपी को बढ़त मिल जाएगी। बाकी तो लगभग वही वैसा ही। क्या 400 पार होगा या मोदी जी रह जाएंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा इसके ऊपर। इसके बारे में नहीं आपको? नहीं। कौन अच्छा था, मोदी राहुल गांधी, कौन अच्छा लगता है आपको? मोदी। लेकिन सवाल ये है कि एक संदेशखाली मुद्दा भी है पश्चिम बंगाल पे, सुना हो संदेशखाली। तो जिस तरह से बीजेपी संदेशखाली को उठाया है, तो केवल वो क्या पूरे पश्चिम बंगाल का मामला है कि एक लोकल मुद्दा है? वो पूरे पश्चिम बंगाल का हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ से बैठ के अभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते, पर वो मुद्दा बड़ा है। नेशनल कवरेज भी हुई है उसकी अच्छी खासी। पर मैं उसको ना एक सीरीज का ही हिस्सा देखूंगा जो मुस्लिम वोट बैंक को या तो दूसरी तरफ कर देना अपोजिशन की साइड, या हिंदू वोटर्स को एक तरफा अपने लिए दुर्विकृत कर देना है, उसका एक हिस्सा हो सकता है। बीजेपी ने इसीलिए इसको मौके को बनाया है। काफ़ी देर तक वो जाने की कोशिश की है, शुभेंदु अधिकारी गए, बाद में सेंटर से भी एक टीम भेजी इन लोगों ने। पर अभी भी मुझे लगता है कि वो एक ख़ास पॉकेट में असर करेगा, पूरे बंगाल में शायद असर ना करें, क्योंकि वहाँ के वोट का जो पैटर्न है वो बहुत ही अलग है। जो हिंदी बेल्ट में जिस तरह से जो मतदाता वोट करते हैं उससे एकदम अलग पैटर्न बंगाल का है। बीजेपी ने 35 सीटों का टारगेट रखा है पश्चिम बंगाल में, क्या लगता है वहाँ? एकदम नहीं। मेरा ओपिनियन है कि 15 से 18 सीटें के आसपास शायद बीजेपी वहाँ लाएगी। पिछली बार 18 थी, तो मेरा मानना है कि वही 18 क्रॉस नहीं कर पाएगी। पिछली बार 35 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आप 40 में से 35 सीटें नहीं ला पाएंगे ममता बनर्जी के गढ़ में, क्योंकि इसका अगर ऐसा दिखना था तो असर दिख सकता था, वो असेंबली इलेक्शन में वो नहीं दिखा, उससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते थे। तो उसके बाद मुझे लगता है बंगाल में बीजेपी का ग्राफ नीचे ही गया है, ऊपर नहीं गया है। सीएए और संदेशखाली पोलराइज हो गए, वोट पोलराइज होंगे, हिंदू मुसलमान होगा, तो नुकसान किसको होगा? हालात
अब इस बार इस हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दे पे वोट तो उन लोगों ने 2019 में भी मांगे थे, तभी मैं कह रहा हूँ ना, उसका पीक इन लोगों ने देख लिया है। उसके बाद से बीजेपी में जो टीएमसी और लेफ्ट और कांग्रेस से जो लीडर्स आए थे छोड़ के, वो ज़्यादातर या तो बीजेपी छोड़ के वापस जहाँ से आए थे वहाँ जा चुके हैं, या बीजेपी में उनको किनारे कर दिया गया है। तो उनके पास अभी देखेंगे कि कैंडिडेट्स किस तरह से वो आएंगे, क्योंकि जैसे आपने देखा आसनसोल से पवन सिंह का अनाउंस किया, फिर उसने विड्रॉ कर लिया एक ही दिन में, क्योंकि उसका कोई वो हिंदी बंगालियों को लेके जो गाने उसके आते रहे हैं, उसको लेके उसका क्रिटिसिज्म हुआ ज़्यादा, तो उसने विड्रॉ कर लिया। तो इसी तरह से है, अभी तो ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है, पर 35 सीटें बहुत दूर है। सीए को लागू करना अच्छा फैसला है या नुकसान करेगा बीजेपी को? उसकी ये बीजेपी की पहले से आइडियोलॉजी का हिस्सा रहा है ये, और इसका असर क्या होगा ये अभी तो भाई थोड़ा जल्दी है कहना, क्योंकि अभी कल नोटिफाई किया है। अगले कुछ सालों में पता चलेगा कि इसका असल में लोगों को फ़ायदा मिल रहा है या इसका नुकसान हो रहा है, वो वक्त के साथ पता चलेगा। क्या शाहीन बाग देखने को मिलेगा या वाकई में कंट्रोल करेगी पुलिस? नहीं, अब शाहीन बाग नहीं हो पाएगा। एक तरह का जो प्रोटेस्ट है वो एक ही बार जितनी ताकत के साथ आता है, दोबारा आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये किसान आंदोलन में भी देखा, पिछली बार जितना जो हुआ था मास प्रोटेस्ट, वो इस बार नहीं हुआ। इस बार देख रहे हैं आप, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ मोदी जी हैं, ठीक है, इंडिया का गठबंधन इंटैक्ट हुआ है एक तरह से उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, तो क्या टक्कर दे पाएगा विपक्ष मोदी को? नहीं दे पाएगा। इंडिया का कोएलिशन है नहीं, वो असल में प्रैक्टिकली नहीं है, क्योंकि बंगाल में पूरी सारी सीटें टीएमसी ने अनाउंस कर दी हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले लड़ रही है, दिल्ली में कांग्रेस के साथ है अलायंस उनका, और केरला में लेफ्ट जो पार्टीज़ हैं वो अलग लड़ रही हैं कांग्रेस के अलावा, यूपी में अखिलेश है। पर अब यूपी में ही देख लें आप, 17 सीटें दी हैं कांग्रेस को, वो एक सीट भी डिजर्व नहीं करते। तो इस तरह से कोएलिशन भी ऐसे नहीं हुआ है कि ताकत तोल के बराबरी से सीटें दी गई हों। तो ये है कहानी। मुझे नहीं लगता कि कोएलिशन में कोई टक्कर देने की फ़िलहाल। आखिरी सवाल आपसे है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आया है, विपक्ष क्यों उछल रहा है इसको लेकर के? अब विपक्ष के पास कुछ होना चाहिए, कहने को तो वो कहेंगे, पर इलेक्टोरल बॉन्ड में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कम से कम मैं एज ए कॉमन मैन मुझे लगता है ये अच्छा फैसला है, बहुत पहले आ जाना चाहिए था। तो बस ये इलेक्टोरल बॉन्ड अच्छा फैसला है। अच्छा फैसला है एकदम। कोई कच्चा चिट्ठा खुलेगा किसी पार्टी का, बीजेपी का या कांग्रेस का? नहीं, कच्चा चिट्ठा सब ये तो सब बोगस बातें हैं, कच्चा चिट्ठा आज तक नहीं खुला है। पर चलेगा चंदा किसने दिया है, किसको कितना दिया है? अभी देखते हैं, अभी तो वो सुप्रीम कोर्ट में देंगे अपनी डिटेल्स, उसके बाद जब वो पब्लिकली वेबसाइट पे आएगा तो फिर अंदाज़ा होगा। अडानी अंबानी को लेकर के, चाइना को लेकर के क्या छेछलेदर होगा पार्टियों का, दोनों दलों का? नहीं, ये तो नहीं होगा। जितने हो लिया है वो हो लिया है। चंदा में ये जो डिटेल्स आएंगी उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा, कोई तगड़ा ग्राउंड ब्रेकिंग कोई खबर आएगी।